तो चलिए उस एक सुबह की बात करते हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। 12 जुलाई 1962। अल्काट्राज जेल में सुबह की गिनती का सायरन बजता है। गार्ड्स अपनी रोज की चेकिंग पर हैं, एक एक कोठरी के पास से गुजर रहे हैं। बिल्कुल रूटीन काम। हाँ, लेकिन जब वो ब्लॉक बी की 3 कोठरियों तक पहुंचते हैं तो कुछ कुछ अजीब लगता है। क्या अजीब था? कैदी अपने बिस्तर में थे पर हिल नहीं रहे थे। गार्ड चिल्लाते हैं, कोई जवाब नहीं। ओह! तो गुस्से में एक गार्ड सलाखों के बीच से अंदर सो रहे कैदी को धक्का देता है और उसका सिर लुढ़ककर जमीन पर गिर जाता है। क्या? हाँ, वो सिर जो प्लास्टर, साबुन और असली इंसानी बालों से बना था। उस सुबह दुनिया की सबसे सुरक्षित जेल से 3 कैदी गायब थे। और यहीं से ये पूरी कहानी एक रहस्य बन गई। बिल्कुल। सवाल ये था कि उन्होंने ये किया कैसे और क्या वो सच में बच निकले? आज हम इसी फरारी की कहानी की गहराई में उतरेंगे। अल्काट्राज के बारे में एक बात समझनी बहुत जरूरी है। वो सिर्फ एक जेल नहीं थी। वो एक सोच थी। हाँ, एक मनोवैज्ञानिक हथियार। उसे द रॉक कहते थे। क्योंकि वो सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के बीच एक चट्टानी द्वीप पर थी। बिल्कुल। चारों तरफ बर्फीला पानी, तेज धाराएं। उसे डिजाइन ही ऐसा किया गया था कि कोई भागने का सोचे भी नहीं। 1934 में जब ये फेडरल जेल बनी तो इसका मकसद था अमेरिका के सबसे खतरनाक अपराधियों को तोड़ना। सिर्फ कैद करना नहीं। नहीं, नियम इतने सख्त थे कि कैदियों को आपस में बात करने तक की इजाजत नहीं थी। मैंने सुना है वहां से भागने की कई कोशिशें हुई थी। 14 कोशिशें हुई, जिनमें 36 कैदी शामिल थे। सब के सब या तो पकड़े गए, या गोली से मारे गए, या फिर खाड़ी के ठंडे पानी में डूब गए। हाँ, अल्काट्राज का रिकॉर्ड एकदम साफ था। यहाँ से कोई नहीं बच सकता। और इसी कभी न टूटने वाले रिकॉर्ड को चुनौती देने के लिए 4 लोग एक साथ आए। एक था फ्रैंक मॉरिस, जिसका IQ जीनियस लेवल का माना जाता था। और वो पहले भी कई जगहों से भाग चुका था। हाँ, और उसके साथ थे 2 भाई, जॉन और क्लैरेंस एंगलन, बैंक डकैती के लिए सजा काट रहे थे। वो भी भागने में माहिर थे। और चौथा, इस पूरी योजना का दिमाग, एलन वेस्ट। बिल्कुल। वेस्ट को दूसरी जेलों से भागने की कोशिशों की वजह से ही अल्काट्राज भेजा गया था। तो सवाल यही है, जब 36 लोग पहले ही नाकाम हो चुके थे, तो इन चारों को ऐसा क्या लगा कि वे कामयाब हो सकते हैं? क्या उन्हें कोई ऐसी कमजोरी पता थी? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। उन्हें एक कमजोरी पता थी। अच्छा। और वो कमजोरी किसी हथियार या ताकत में नहीं, बल्कि जेल के अपने डिजाइन में छिपी थी। कैसे? एलन वेस्ट, जिसे मेंटेनेंस के काम पर लगाया गया था, उसने 1960 में एक बात नोटिस की। जेल की कोठरियां वो काफी पुरानी हो चुकी थीं और नमक वाले पानी और हवा की वजह से उनका कंक्रीट कमजोर पड़ रहा था। मतलब दीवारों में दरारें आ रही थी? एक तरह से। खास तौर पर कोठरी के अंदर जो वेंटिलेशन ग्रिल थी, उसके आसपास का कंक्रीट बहुत भुरभुरा हो चुका था। वेस्ट को ये एहसास हुआ कि अगर उस ग्रिल को हटा दिया जाए तो पीछे एक अनगार्डेड यूटिलिटी कॉरिडोर है, एक ऐसा रास्ता जिस पे किसी गार्ड की नजर नहीं पड़ती थी। तो ये था वो लूपहोल? हाँ, एक ऐसा रास्ता जो सीधे जेल की छत तक जा सकता था। लेकिन योजना का पहला कदम था इन चारों को एक ही सेल ब्लॉक यानी ब्लॉक बी में लाना, जो अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। और किसी तरफ इसमें कामयाब भी हो गए। इसके बाद शुरू हुआ 2 साल का वो लंबा और धीमा काम, जो उन्होंने दुनिया की नजरों से छिपकर किया। चलिए उनकी तैयारियों पर थोड़ी और बात करते हैं। सबसे पहले तो वो नकली सिर। हाँ, वो कमाल की कारीगरी थे। वो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए नहीं थे ना? नहीं, वो उनकी योजना का सबसे जरूरी हिस्सा थे। उन्होंने टॉयलेट पेपर, साबुन और कंक्रीट के चूरे से एक पेस्ट बनाया और उससे अपने चेहरे के मोल्ड तैयार किए। और बाल असली जैसा दिखाने के लिए उन्होंने जेल के नाई की दुकान से असली इंसानी बाल चुराए और उन्हें उन सिरों पर चिपका दिया। लेकिन एक मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में हथौड़ा या छेनी तो ला नहीं सकते, तो औजार कैसे बनाए? यहीं पर उनकी सरलता, उनकी इंजेन्यूटी सामने आती है। शुरुआत हुई कैंटीन से चुराए गए चम्मचों से। चम्मचों से? हाँ, उन्होंने चम्मच के हैंडल को सख्त किया और उससे धीरे धीरे वेंटिलेशन ग्रिल के चारों ओर के कमजोर कंक्रीट को खुरचना शुरू किया। ये तो बहुत धीमा काम रहा होगा। बहुत धीमा। जब उन्हें लगा कि इससे तो सालों लग जाएंगे, तो उन्होंने कदम और आगे बढ़ाया। उन्होंने जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर चुरा ली। क्या? एक पूरी मोटर? हाँ, और उसमें चम्मच का हैंडल जोड़कर
एक काम चलाओ इलेक्ट्रिक ड्रिल बना ली। एक वैक्यूम क्लीनर की मोटर से ड्रिल, ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। मतलब गार्ड्स को पता नहीं चला? ये लापरवाही से ज्यादा सिस्टम की एक और खामी थी। गार्ड्स की ट्रेनिंग दंगों या लड़ाई जैसी बड़ी घटनाओं को रोकने के लिए थी। वे इस तरह की धीमी और शांत इंजीनियरिंग के लिए तैयार नहीं थे। और उन्होंने जेल के रूटीन को ही अपना हथियार बना लिया। बिल्कुल। हर शाम 1 घंटे का म्यूजिकल आवर होता था, जब कैदियों को अपने वाद्य यंत्र बजाने की इजाजत थी। फ्रैंक मॉरिस अकॉर्डियन बजाता था। हाँ, और उसी शोर के पर्दे के पीछे वे अपनी ड्रिल से खुदाई करते थे। किसी को कानों कान खबर नहीं होती थी। और खुदाई के बाद छेद को छुपा देते थे। एक पेंट किए हुए गत्ते से ढक देते थे, जो दीवार जैसा ही दिखता था। 2 साल तक हर रात ये सब चलता रहा। और फिर आई 11 जून 1962 की रात। फरारी की रात। योजना के मुताबिक चारों को अपने अपने छेदों से निकलकर यूटिलिटी कॉरिडोर में मिलना था। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। हाँ, एलन वेस्ट जिसने ये सब प्लान किया था, वो पीछे छूट जाता है। ये इस कहानी की सबसे बड़ी विडंबना है। वेस्ट ने अपनी ग्रिल को छिपाने के लिए उसके चारों ओर ताज़ा सीमेंट लगा दिया था, ताकि वो मजबूत दिखे। अच्छा। लेकिन उस रात वो सीमेंट इतना सख्त हो गया कि ग्रिल अपनी जगह से हिली ही नहीं। ओह, तो वो निकल ही नहीं पाया? नहीं। जब तक उसने ग्रिल निकाली, तब तक मॉरिस और एंगलिन भाई जा चुके थे। उसके पास अपनी कोठरी में वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो बाकी तीनों उसके बिना ही आगे बढ़े? हाँ, वे कॉरिडोर से पाइप के सहारे 3 मंजिल ऊपर छत पर चढ़े और फिर एक दूसरे पाइप से नीचे उतरकर द्वीप के उत्तरी किनारे पर पहुंच गए, जहां से पानी शुरू होता था। बिल्कुल। लेकिन जमीन पार करना तो ये तो सिर्फ आधी लड़ाई थी। असली दुश्मन तो वो सैन फ्रांसिस्को की बर्फीली खाड़ी थी। उसके लिए क्या तैयारी थी? उनकी तैयारी भी उतनी ही हैरान करने वाली थी। उन्होंने कई महीनों तक जेल से मिले 50 से ज्यादा रबर रेनकोट इकट्ठा किए थे। 50 रेनकोट? हाँ, और उन्होंने जेल की वर्कशॉप से चुराए गए गोंद और गर्म पानी के पाइपों की भाप का इस्तेमाल करके उन रेनकोट के टुकड़ों को आपस में जोड़ा। एक तरह का जुगाड़। बिल्कुल, जिसे वॉल्कनाइजेशन कहते हैं। इससे उन्होंने एक 14 फुट लंबी हवा वाली नाव तैयार की, एक इन्फ्लेटेबल राफ्ट। और उसमें हवा कैसे भरी? उसके लिए भी एक जुगाड़ था। एक कॉन्सर्टीना, जो अकॉर्डियन जैसा बाजा होता है, उसे धौंकनी की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने रेनकोट से लाइफ जैकेट भी बनाए थे। कमाल है। और ये सब उन्होंने जेल की छत पर किया? हाँ, छत पर एक गुप्त वर्कशॉप में। तो जब सुबह फरारी का पता चला, जाहिर है हड़कंप मच गया होगा। बिल्कुल। एलन वेस्ट पकड़ा गया और उसने सब कुछ उगल दिया। हाँ, जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने FBI को पूरी योजना बता दी। उसने बताया कि उनका प्लान एंजल आइलैंड पहुंचना था, वहां से कपड़े और गाड़ी चुरानी थी और फिर सब अलग अलग हो जाते। और इसके बाद इतिहास का सबसे बड़ा मैनहंट शुरू हुआ। हाँ, FBI और कोस्ट गार्ड ने जमीन, आसमान, समंदर, हर जगह छानबीन की। लेकिन इस छानबीन ने रहस्य को सुलझाने के बजाय और गहरा कर दिया है ना? बिल्कुल। 2 दिन बाद एंजल आइलैंड के पास एक लकड़ी का चप्पू और रेनकोट से बना एक वाटरप्रूफ बैग मिला। अच्छा। उस बैग में जॉन एंगलिन की कुछ निजी चीजें थीं, जैसे परिवार की तस्वीरें, पते की एक डायरी। कुछ समय बाद उनकी नाव के कुछ टुकड़े भी मिले। तो FBI ने क्या निष्कर्ष निकाला? उन्होंने तुरंत कहा कि उनकी नाव खाड़ी में पलट गई और वे तीनों ठंडे पानी में डूब गए। और इसके पीछे तर्क क्या था? तर्क ये था कि कोई भी कैदी आजादी के इतने करीब आकर अपनी सबसे कीमती चीजें, यानी अपने परिवार की यादें, पीछे नहीं छोड़ता। ये तर्क सुनने में तो सही लगता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। अगर वे डूबे तो उनके शरीर कहाँ गए? यही सवाल है। खाड़ी के पानी में डूबा हुआ शरीर तो आमतौर पर कुछ ही दिनों में सतह पर आ जाता है। सही बात है। महीनों की खोज के बाद भी एक भी शव बरामद नहीं हुआ। तो क्या ये हो सकता है कि FBI ने ये डूबने वाली थ्योरी जानबूझकर फैलाई हो? कई एक्सपर्ट्स का यही मानना है, ताकि अल्काट्राज़ की वो एस्केप प्रूफ इमेज बनी रहे। कुछ ओशनोग्राफर्स ने बाद में ये भी कहा कि उस रात की धाराओं के हिसाब से ये मुमकिन था कि नाव और सामान एंजल आइलैंड की तरफ बह जाए, जबकि तैरने वाले लोग किसी और दिशा में निकल जाएं। और ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने वो बैग जानबूझकर पीछे छोड़ा हो। बिल्कुल, ताकि सबको लगे कि वे डूब गए हैं और उनकी तलाश बंद कर दी जाए। और फिर परिवार की तरफ से जो कहानियां सामने आईं, वो इस शक को और भी पुख्ता करती हैं। हाँ, जैसे एंगलिन भाइयों की माँ को कई सालों तक बिना नाम के फूल और क्रिसमस कार्ड मिलते रहे। क्या ये महज एक संयोग था? शायद नहीं। परिवार हमेशा से ये मानता आया है कि वे जिंदा बच निकले। उनके एक और भाई रॉबर्ट ने
मरते वक्त ये कबूल किया कि वो 1963 से 1987 तक जॉन और क्लेरेंस के संपर्क में था। लेकिन सबसे ठोस सबूत या कहें कि सबसे सनसनीखेज दावा वो तो बहुत बाद में आया। हाँ, फरारी के 13 साल बाद 1975 में परिवार के एक दोस्त ने दावा किया कि उसने ब्राजील में दोनों भाइयों से मुलाकात की और उनकी एक तस्वीर भी खींची। वो तस्वीर आज भी मौजूद है। हाँ, उस तस्वीर में 2 अधेड़ उम्र के आदमी दिखते हैं। परिवार का दावा है कि वे जॉन और क्लेरेंस ही हैं। लेकिन अधिकारी क्या कहते हैं? यूएस मार्शल सर्विस जो आज इस केस को देख रही है, वो आधिकारिक तौर पर उस तस्वीर को प्रामाणिक नहीं मानती। क्यों? उनके फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि तस्वीर में दिख रहे लोगों और एंगलिन भाइयों के चेहरे की बनावट में समानताएं तो हैं, लेकिन ये साबित करने के लिए काफी नहीं है। तो ये तस्वीर एक सबूत होने के बजाय रहस्य का एक और अध्याय बन गई। बिल्कुल, और ये आखिरी बार था जब उनके जिंदा होने की कोई ठोस खबर सामने आई। इस एक फरारी ने सब कुछ बदल दिया। इसके ठीक 9 महीने बाद मार्च 1963 में अल्काट्राज को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हाँ, आधिकारिक वजह तो बताई गई कि उसे चलाने का खर्च बहुत ज्यादा था। लेकिन सब जानते थे कि असली वजह क्या थी। इस फरारी ने उसकी अजेय होने की प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। सही बात है। एफबीआई ने 1979 में ये केस बंद कर दिया, लेकिन यूएस मार्शल सर्विस की फाइल में ये आज भी एक एक्टिव केस है। और ये तब तक खुला रहेगा जब तक या तो वे पकड़े नहीं जाते, उनके मरने का ठोस सबूत नहीं मिलता, या फिर उनकी उम्र 99 साल नहीं हो जाती। फ्रैंक मॉरिस 2025 में 99 साल का हो जाएगा। और एंगलिन भाई 2029 और 2030 में। ये केस एक तरह से समय के खिलाफ एक दौड़ बन गया है। इस कहानी का सार सिर्फ एक जेल तोड़ना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात का प्रतीक है कि कैसे इंसान की आज़ादी की चाह और उसकी रचनात्मकता सबसे सख्त सिस्टम को भी चुनौती दे सकती है। उन्होंने चम्मच, रेनकोट और वैक्यूम क्लीनर की मोटर से उस किले को भेद दिया जिसे सरकार ने अभेद्य घोषित किया था। आज अल्काट्राज एक नेशनल पार्क है जहां हर साल लाखों पर्यटक उन्हीं कोठरियों को देखने आते हैं। ये केस आधिकारिक तौर पर तब बंद होगा जब ये कैदी 99 साल के हो जाएंगे। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये मुमकिन है कि दुनिया के किसी कोने में 3 बुजुर्ग अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रहे हों, जो इतिहास की सबसे साहसी फरारी का राज अपने सीने में दबाए हुए हैं? या फिर उस रात खाड़ी के ठंडे पानी ने उन्हें निगल लिया था और जो कुछ बचा है वो सिर्फ एक किंवदंती है, एक कहानी जो हमें ये याद दिलाती है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। और एक सवाल ये भी है कि अगर वे जिंदा हैं तो क्या वो जिंदगी सच में आज़ादी की है, या हर दिन पकड़े जाने के डर में गुजरने वाली एक और कैद?